दिया। व्हाट इफ पाकिस्तान की एयरफोर्स हमला कर देती इंडिया के ऊपर, तो इंडियन एयरफोर्स तो लड़ने के काबिल ही नहीं थी। एयरफोर्स तुम्हारी तैयार नहीं है, अमेरिका ने सीज फायर करा दिया, तुम इस काबिल ही नहीं थे जंग लड़ने के। इज इंडिया एंड पाकिस्तान नाउ अगेन हाइफनेटेड? व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द सीज फायर एग्रीमेंट? 140 करोड़ पैट्रियोटिक इंडियंस डिजर्व टू नो दिस। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है, कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये कहा है, मिस्टर खारजा, आई थिंक इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग हिम राइट, उन्होंने कहा है कि इन द वेक ऑफ द रिमार्क्स मेड बाय द चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ इन द सिंगापुर इन एन इंटरव्यू, देयर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच नीड टू बी आस्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इंडिया के अंदर हुई है। देयर वाज अ कारगिल रिव्यू कमेटी, नाउ द इंडियन ऑपोजिशन इज आस्किंग फॉर दिस इंक्वायरी। मैंने आपको कहा था कि क्यों पार्लियामेंटेरियंस को इतनी लिफ्ट कराई गई है नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से। मैंने कहा था ना आपको, वो इसलिए करवाई गई थी ताकि पार्लियामेंट को अंदर से डिवाइड कर दें भारत के अंदर, और आधे पार्लियामेंटेरियंस कांग्रेस से हों, दिस दैट समाजवादी पार्टी लटरम पटरम सबको मिक्स करके बाहर भेज दो, ताकि वो जब वापस आएँ तो वो कहें हमने ये किया वो किया। नेशनलिज्म जिस तरह नेतन्याहू इजराइल में कर रहा है, नेतन्याहू अपने ऊपर बात ही नहीं आने देनी और कहना ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, फौजें वापस आ गई हैं। आप सुनिएगा, स्पेशल सेशन ऑन पार्लियामेंट कांग्रेस ने कह दिया बुला लें। कांग्रेस क्या करती है क्या नहीं करती है हमारा कंसर्न नहीं है, बट वी आर गिविंग अ पॉइंट। उन्होंने कहा जी कि मोदी गवर्नमेंट ने मिसलीड किया नेशन को। द फॉग ऑफ वॉर इज नाउ क्लियरिंग। ठीक है जी। IAF pilots were risking their lives fighting the enemy. We have suffered some losses, but our pilots were safe. CDS के रिमार्क, we made remedy and all that. ये सारी बातें उन्होंने की। कांग्रेस पार्टी कहती है कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द डिफेंस प्रिपेयर्डनेस बाय एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी ऑन द लाइंस ऑफ द कारगिल रिव्यू कमेटी। कारगिल रिव्यू कमेटी की तरह अब वो कह रहे हैं कि हमें वहां पे एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू चाहिए डिफेंस प्रिपेयर्डनेस का। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वैसे अगर मैं इफ आई एम एन इंडियन फॉर एग्जांपल एंड आई स्पीक दिस, आपने पाकिस्तान पे हमला किया, उसके बाद आपके जहाज गिराए गए, आपने सारे जहाज ग्राउंड कर दिए, 2 दिन दोबारा तैयारी ली, 10वें दिन आपने फिर 10 मई को पाकिस्तान पे हमला कर दिया। व्हाट इफ पाकिस्तान की एयरफोर्स हमला कर देती इंडिया के ऊपर, तो इंडियन एयरफोर्स तो लड़ने के काबिल ही नहीं थी एज पर द CDS। मैं नहीं कह रहा, मुझे ना गालियां दीजिएगा, CDS को कहें और एयर चीफ को कहें, आर्मी चीफ को कहें, जो उनको कहना है कहें। वो कहता है कि हमारी तो तैयारी नहीं थी। तो अगर आपकी तैयारी नहीं थी, टेक्टिकल मिस्टेक हुई, 2 दिन आप जहाज नहीं उड़ा सके, अगर उस दौरान पाकिस्तान हमला कर देता इंडिया के ऊपर, एयरफोर्स से हमला करता, और पाकिस्तान ये भी महसूस करता कि इंडियन एयरफोर्स हवा में नहीं उड़ रही, और पाकिस्तान मजीद हमले कर देता, तो फिर समझ रहे हैं बात को। इंडिया ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया, और ये ब्लंडर जो है ना, मैं आपको बात बताऊं, दिस इज पॉलिटिकल। मिलिट्री जो होती है ना, वो दे आर प्रोफेशनल पीपल। इंडियन आर्म फोर्सेस आर प्रोफेशनल। एयरफोर्स प्रोफेशनल है, आर्मी प्रोफेशनल है, नेवी प्रोफेशनल है। दे आर समवन जो कमाल का काम करते हैं। यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी कह दिया है कि हम जनाब सीज फायर ब्रोकर कराया। वो कहते हैं तुम लोग कर क्या रहे हो, एयरफोर्स तुम्हारी तैयार नहीं है, अमेरिका ने सीज फायर करा दिया है, तुम इस काबिल ही नहीं थे जंग लड़ने के, तुम इस काबिल ही नहीं थे जंग लड़ने के, तो जंग में गए क्यों? हमला पाकिस्तान पे किया क्यों? जहाज तुम्हारे गिरे तो तुम इस काबिल नहीं थे, तो क्यों तुमने किया? सो अब वो कह रहे हैं डिफेंस रिव्यू कमेटी की बात हो रही है, स्पेशल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ आवर डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। कि क्या है डिफेंस प्रिपेयर्डनेस? सो इट मीन्स जो चाइनीज इंडिया को, जो अमेरिकन ने इंडिया को डराया और इंडियन फौरन मान गए, उस वक्त इंडियंस को पता था कि उनकी एयरफोर्स की क्या पोजीशन है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? उस वक्त इंडियंस को पता था कि उनकी एयरफोर्स की क्या पोजीशन है। तो क्या इंडिया सीज फायर के लिए इसलिए तैयार हुआ क्योंकि 2 दिन जहाज नहीं उड़ सके? जो इंडियन CDS ने कहा है कि आफ्टर 2 दिन बाद हमने रेक्टिफाई किया, टैक्टिकल मिस्टेक्स थी। जो वो टैक्टिकल कह रहे हैं ना, दे आर बेसिकली स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स है।
एक मुल्क जिसका 78 अरब डॉलर डिफेंस बजट हो, 78 अरब डॉलर, और उसकी एयरफोर्स कहे कि हम हमला करके 2 दिन उड़ने के काबिल ही नहीं रहे क्योंकि हमारे जहाज गिरा दिए और हम दोबारा प्रिपेयर नहीं कर सके। तो वो कांग्रेस ने तो कहना है। और दूसरा वो कांग्रेस कह रही है इज इंडिया एंड पाकिस्तान नाउ अगेन हाइफनेटेड, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द सीजफायर एग्रीमेंट, 140 करोड़ पैट्रियोटिक इंडियंस डिजर्व टू नो दिस। मोदी साहब ने बताना ही नहीं है। मोदी साहब को कौन पूछे, जो मर्जी शोर डाल लो, मीडिया ने सवाल करना है, मीडिया सवाल ही नहीं करता, मीडिया सारा ठुस है। ठुस समझते हैं ना, अब तो मैं इतना ठुस का इस्तेमाल करता हूँ, आपको समझ लग गई होगी। मीडिया इज शैटर्ड, मीडिया इज गॉन। मोदी साहब के पास चॉइस रही है हमेशा टू बी द बिग लीडर, बट ही वांट्स टू बी द बिग लीडर ओनली इन फ्रंट ऑफ द इंडियन पीपल, नॉट इन फ्रंट ऑफ द रीजन। वो दुनिया के सामने बड़े लीडर बने ना, लीडर तो वो होता है। मोदी साहब ने फैसला किया नहीं, मैं इधर ही टक टक करना है, इनको मारूंगा सबको। कांग्रेस जो स्कूल ऑफ थॉट है ना, जो ओरिजिनल स्कूल ऑफ थॉट, अब सिर्फ मुझे इतना ही बता दें, ये जो कह रहे हैं कि जो CDS ने कहा है कि वी मेड रेमेडी इट, रेक्टिफाई इट एंड देन इम्प्लीमेंट इट अगेन आफ्टर 2 days एंड फ्लू ऑल आवर जेट्स अगेन टारगेटिंग। अच्छा, जो इंडिया बार बार एक ही चीज़ कह रहा है ना, प्रिसीजन, हमने जहाँ पे हमला करना चाहे, तो भाई तो जिधर पाकिस्तान ने भी हमला करना चाहे, क्या पाकिस्तान ने हमला नहीं किया? क्या पाकिस्तान नहीं कर सकता था? सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी फंस गए हैं, ये है सवाल। कांग्रेस पार्टी अगर उसके अंदर वजन हो और मीडिया कांग्रेस पार्टी का साथ दे, जो कि मीडिया कभी भी नहीं देगा, मीडिया नॉट कांग्रेस पार्टी का साथ दे, मीडिया इंडियन अवाम का साथ दे। हमारी बातें तो बुरी लगती है ना, हम तो पाकिस्तानी हैं, हम तो चलो बुरे हैं, लेकिन वहां पे इंडिया तो लोग पूछते हैं कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या प्लान है तुम्हारा? वो तो पूछ रहे हैं आपसे कि नहीं पूछ रहे, क्योंकि मोदी साहब को वो कहते हैं कि देयर इज एन इलेक्शन ब्लिट्स, पर्सनल क्रेडिट ले रहा है आर्म फोर्सेस का, हाइडिंग बिहाइंड द ब्रेवरी एंड डॉजिंग द कॉन्टोर्स ऑफ द एग्रीड सीजफायर। इंडियंस, अब कांग्रेस उठ रही है कि मोदी साहब जो है वो इलेक्शंस के पीछे खड़ा हो रहा है, पर्सनल क्रेडिट ले रहा है आर्म फोर्सेस का, कि आर्म फोर्सेस ने जो किया, चले वो तो फिर हुकूमत ने लेना होता है ना क्रेडिट, वो तो मैं मोदी साहब को क्रेडिट लेने देता हूँ, वो लेंगे, जारी बात है क्रेडिट। देखिए, मोदी ने एक तो जुर्रत की है, मानना पड़ेगा, और जुर्रत ये की है कि उसने पाकिस्तान के होल ऑफ पाकिस्तान पे हमला किया है, और पाकिस्तान को भी चॉइस दी है कि वो होल ऑफ इंडिया पे हमला करे। सो होल ऑफ पाकिस्तान एंड होल ऑफ इंडिया आर नाउ द टारगेट ऑफ बोथ द कंट्रीज। अब पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं रही, अब पाकिस्तान जो नेक्स्ट हमला करेगा वो मुंबई और दिल्ली में करेगा, ये याद रखना बात, मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता रहा हूँ। ये अभी तो पाकिस्तान ने 6 जहाज गिरा ली और बर्तरी साबित कर ली एयरफोर्स। सो वो जो कहते हैं ना अनडिस्प्यूटेडली पाकिस्तान ने एयर सुपीरियरिटी कायम की है, वो एयर सुपीरियरिटी एवं नहीं कायम की, मतलब उनको पता चल चुका है, मान गए हैं वो। अब ना भी मानने के कितने जहाज गिरे हैं, वो जो 5 जहाज नहीं है, 6 जहाज नहीं ना मान रहे, वो बेसिकली नंबर इतना ज़्यादा है कि अगर वो मान जाएं तो सारा शोर पड़ जाता है उसके ऊपर, सारा शोर पड़ जाता है उसके ऊपर। और दूसरी बात, सीज फायर पे एग्री होना, अमेरिका रोज बोलता है, रोज ट्रंप कहता है सीज फायर मैंने कराया, मैंने कराया। मोदी साहब एक दफा कह दे कि ट्रंप तुमने सीज फायर नहीं करवाया, एक दफा कह दे, मैं मान जाऊंगा। नहीं कहेंगे, कभी भी नहीं कहेंगे कभी भी नहीं कहेंगे। मोदी साहब बहुत स्मार्ट आदमी है, इज स्मार्ट प्लेयर, पर उनको इस चीज़ का नहीं पता, लोग देख रहे हैं, पीपल आर वॉचिंग वेरी केयरफुली, लोग उसको बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि क्या हो रहा है। सो एट वन पॉइंट हम समझते हैं कि मोदी साहब जो है वो इस टाइम धन रहे हैं, मोदी साहब की बल्ले बल्ले है, ठीक है जी। और मोदी साहब जो है वो एक माहौल उन्होंने बनाया हुआ, ठीक है जी। सो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई रियलाइज, कि मोदी साहब जो मुझे लगता है ज़ाती तौर पे, वो ये लगता है कि मोदी साहब जो हैं वो एक लॉन्ग टर्म अप्रोच अडॉप्ट करना चाहते हैं। उनको इस चीज़ का पता चल गया है
कि ये गेम टैक्टिकली मेरे हाथ से कंट्रोल से बाहर निकल गई है, टैक्टिकली मेरे कंट्रोल से बाहर निकल गई है गेम, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, अब वो कारगिल रिव्यू कमेटी और वो सारा कुछ वो मांग रहे हैं। और कांग्रेस अब जो है वो कह रही है कि ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये जो है कहा है, रिपीटेडली कह रहे हैं कि की रोल प्ले किया है, इसका भी जवाब दें। और उन्होंने ये भी कहा कि ट्रम्प्स क्लेम वाज ए डायरेक्ट एफरेंट टू द 1972 शिमला एग्रीमेंट दैट प्रिक्लूड्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी थर्ड पार्टी मीडिएशन इन डिस्प्यूटेड। कहते तुमने तो शिमला एग्रीमेंट की भी तबाही उतार दी तुमने, क्योंकि इंडिया ने फॉरेन पॉलिसी को पोलिटिसाइज किया हुआ, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने लेके गए हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, एंड कर देंगे, चुक देंगे, तार देंगे। अब वो जिस चीज़ की वो स्ट्रेंथ थी ना, अब उस स्ट्रेंथ पे हमला हुआ है मोदी साहब की। मोदी साहब की स्ट्रेंथ थी फॉरेन पॉलिसी, उनकी स्ट्रेंथ थी राफेल, उनकी स्ट्रेंथ थी S-400, जिसको स्ट्रेंथ बना के बनाए रखा। जब उस पर हमला हुआ तो मोदी साहब मुश्किल में आ गए। आपको मेरा उसका नज़र आ रहा है ना, बात समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूँ। ये है प्रॉब्लम जो वाजपेयी साहब ने 1998 में जुलाई 29, 1999 में जो कारगिल रिव्यू कमेटी की थी, उस वक्त जो चेयरमैन थे इंडिया के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के गुरु के सुब्रमण्यम जयशंकर साहब के वालिद साहब थे, ठीक है जी। और कारगिल के 3 दिन के वाक़े के बाद वो कमेटी बन गई थी और डिटेल्ड रिपोर्ट 5 महीने बाद आ गई थी। उस रिपोर्ट का नाम था फ्रॉम सरप्राइज टू रैकनिंग, फ्रॉम सरप्राइज टू रैकनिंग। और जो दोनों हाउसेज हैं उस वक्त उन्होंने वो पेश आई थी फरवरी 2000 में। सो द क्वेश्चन ये है, मुझे ज़ाती तौर पे ये लग रहा है, ठीक है जी, और मैं जो समझ रहा हूँ कि मोदी साहब के लिए मुश्किल पड़ गई है और ये अब मोदी साहब को सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। लेकिन क्या मोदी साहब देंगे सवालों के जवाब? आई डोंट थिंक सो। मोदी साहब को परवाही कोई नहीं है, ठीक है ना जी, परवाही कोई नहीं है। सारा टाइम हमें लोगों को तो गालियाँ पड़ेंगी। आप तो देखिए गोदी मीडिया भी खिलाफ हो गया, आप तो सारे का सारा मेन स्ट्रीम मीडिया भी खिलाफ हो गया इनके। सबसे बड़ी कैजुअलिटी इंडियन मीडिया की हुई है, मैं आपको बात बताऊं, सबसे बड़ी कैजुअलिटी इंडियन मीडिया की हुई है।